रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा अहम मुद्दा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा गया, जिसके ऊपर अब एक बेंच तश्कील दे दिया गया है और समाअत का भी आगाज़ हो चुका है। आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भारत में इस वक्त जो हालात हैं जुडिशरी के, उनको डिस्कस करेंगे। फिर भारत में अब इलेक्शंस आने जा रहे हैं, इलेक्शंस का साल है। इससे पहले जो कुछ भारत में अब रीसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ है, उनका इलेक्शंस पर इम्पैक्ट क्या होगा और ये कितनी जो 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 कुछ मोदी हुकूमत कर रही है, इनका माइनॉरिटीज़ के ऊपर किस तरीके से डायरेक्ट इफेक्ट होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भारत से, नोएडा से जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब। जस्टिस साहब फॉर्मर जज हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत, थैंक यू। जस्टिस साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, आप गुज़िश्ता कुछ सालों से रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा है, जिसको जुमातुल विदा कहा जाता है, आप जुमातुल विदा का रोज़ा रखते हैं और उसकी वजह क्या है? क्यों आप रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे का रोज़ा रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 25 साल से हर रमजान के महीने में एक दिन रोजा रखता हूं और वो नॉर्मली लास्ट फ्राइडे, अलविदा जिसको कहते हैं, ये आज का दिन जो है, और वो बिल्कुल ठीक रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछ लेता हूँ कितने बजे सहरी है, कितने बजे इफ्तार है। अब जैसे इस वक्त है यहाँ का 4:30 बज रहा है शाम का, तो 6:42 PM पे इफ्तार होगा और सहरी हुई थी 4:45 पे। तो मैं सवेरे 4 बजे जग के जल्दी से नाश्ता थोड़ा करके और पूरे दिन बिना खाए पिए में रहा हूँ। सही। अच्छा, मैं क्यों ये करता हूँ? देखिए, मैं पर्सनली तो मैं आई एम एन एथियस्ट जी। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स और ये मैं रोजा रखता हूँ टू एक्सप्रेस माय रिस्पेक्ट एंड माय सॉलिडेरिटी विद माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक। और मैं अपने फेसबुक पेज पे कि दुनिया भर के जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी एक दिन रोजा रखे हर रमजान के दिन, प्रेफरेबली ऑन द लास्ट फ्राइडे। क्योंकि देखिए, ये दुनिया भर में ये इस्लामोफोबिया फैल गया है कि मुस्लिम आर टेररिस्ट एंड फैनेटिक्स एंड जहाँ इंडिया में कहते हैं कि एंटी नेशनल, ये सब बिल्कुल गलत जो प्रोपेगेंडा हुआ है अगेंस्ट मुस्लिम। तो टू कॉम्बैट दैट एंड टू एक्सप्रेस माय रिस्पेक्ट फॉर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मैं देखिए हर कौम के 99% लोगों को अच्छा मानता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख या किसी भी रिलीजन के। 99% पीपल, ऑल रिलीजन्स आर गुड पीपल। 1% तो बदमाश होते हैं हर कौम में। तो ये जो अटेम्प्ट हो रहा है कि सब मुस्लिम्स को बिल्कुल डिफेम करें और ब्रांड कर दें कि सब टेररिस्ट हैं, फैनेटिक्स हैं, उसके खिलाफ मैं ये अपना अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर रहा हूँ और उनके साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल ठीक। तो इसमें जस्टिस साहब एक ज़मनी सवाल, उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ आऊँगा। तो फिर आप यूजुअली आपने जो बताया कि आप गुज़िश्ता 30-32 साल से रमज़ान मुबारक का आखिरी जो जुमा है, जुमातुल विदा जिसको कहते हैं, उसका रोज़ा रखते हैं। तो आप फिर इफ्तार किस चीज़ से करते हैं? सहरी में क्या खाते हैं? आप वही जो चीज़ें मुसलमान जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा खाते हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ सहर और इफ्तार करते हैं? भाई, अब ये मुझे नहीं मालूम मुसलमान क्या करते हैं। मैंने जो खुद किया, आज सुबह एक अंडा और कुछ 3 स्लाइसेस ब्रेड, कुछ अंगूर, ये सब खाए और पानी पिया। और अब आप इफ्तार में क्या खाने जा रहे हैं? इफ्तार में मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड है, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपके लिए इफ्तार के फ्रूट्स ला रहा हूँ, तो क्या खाना चाहेंगे? मैंने कहा भाई जो भी ले आओगे।
बोले आजकल अल्फोंसो आम आ रहा है और चीकू और ये खरबूजा जो मुझे पसंद है, बोले मैं लेके आऊंगा। तो वो लाएंगे, वो आएंगे करीब इंडियन टाइम 6-6:15 बजे, तो उसी पे मैं इफ्तार करूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जस्टिस साहब, आप बढ़ते हैं आज के जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं। एक तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस को भी लेटर्स लिखे जिसमें उन्होंने कुछ शिकायत की। आप बीइंग अ फॉर्मर जज, बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी बिग जुडिशरी, आप कैसे देख रहे हैं जजेस अगर इस तरीके से खतूत लिखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। जी। पहले तो आपको समझना होगा कि जुडिशरी का क्या पर्पस होता है। ये पाया गया, अगर आप हिस्ट्री बुक्स पढ़िए, आप पाएंगे कि हर सोसाइटी में, हर जमाने में जुडिशरी नेसेसरी रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स that in every society, in all ages, there will be some disputes between the people and between the people and authorities. ये natural है, ये होगा। तो to resolve these disputes peacefully, there has to be a forum जहाँ ये peacefully resolve हो जाए। Otherwise, they will be resolved violently with bombs and guns and swords and lathis and so on. अब जैसे मानिए किसी आदमी को एक जमीन पे कोई डिस्प्यूट है उसके नेबर से, तो वो आदमी कोर्ट आता है, अपना केस फाइल करता है, उसकी ऑपोजिट पार्टी अपेयर होती है, दोनों के वकील सुने जाते हैं, और उसके बाद जज साहब एक फैसला देते हैं। तो जिसके खिलाफ भी हो जाए वो फैसला, उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि मुझे एक सुनवाई मिली, तो उससे थोड़ा सा वो relieved, and otherwise he will resort to violence. तो ये जुडिशरी का पर्पस होता है टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। अगर आपने हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हो, मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। मुगल एम्परर अकबर, मुगल एम्परर जहांगीर, आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा द चेन ऑफ जस्टिस ऑफ जहांगीर, आप गूगल में देख लीजिएगा। और इसी तरह से सभी जो बादशाह राजा होते थे, दे वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। और बल्कि मैं आपको बताऊं, एंशिएंट टाइम्स का वाकया है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद जो उसका एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट दिया गया था उसके जनरल सेल्यूकस निकेटर को, तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर मेगास्थनीज आया था टू द कोर्ट ऑफ द मगध एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, और मेगास्थनीज ने स्टडी करी कंडीशंस इन मगध, और वो ग्रीस वापस जाके उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, आप गूगल में देख लीजिएगा जी। और उसमें मेंशन किया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द मगध एम्पायर। ये था 320 BC, अबाउट 320 BC की बात है। यानी कि इन ऑल टाइम देयर हैज बीन अ जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी के बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती है। मगर ये जरूरी है कि जुडिशरी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज नो जुडिशरी। अब आपके यहाँ देखिए, माफ करिएगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सीनियर जजेस को, उसमें मेंशन किया कि हमारे घर में वीडियो कैमरा सीक्रेट लगा दिए गए, हमारे बेडरूम तक में लगा दिए गए, और धमकियां आती हैं हमको कि ऐसा फैसला दो, वैसा फैसला दो। और वो एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को तो उठा लिया गया और उसको टॉर्चर किया और बिजली के करंट दिए गए। अब ये सब क्या हरकतें हो रही हैं? ये इस तरह से कैसे जुडिशरी चल सकती है? तो यानी मैंने तो बल्कि कई बार कहा है कि देखिए, मुझे आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दीजिए, मैं 24 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? मैं डिक्लेयर करूंगा
कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से कि या तो ये सब हरकतें बंद की जाए, इंटरफेरेंस विद इंडिपेंडेंस विद जुडिशरी बंद हो, देन वी शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली और हमारे ऑर्डर उबे हों, वरना मैं सारी अदालतें पाकिस्तान में बंद करने जा रहा हूँ। आई विल क्लोज डाउन ऑल कोर्ट, क्योंकि क्या फायदा है कोर्ट का फंक्शन करना अगर उसके ऑर्डर ना उबे हों। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 24 मई को पंजाब असेंबली का चुनाव हो, उस फैसले को कूड़े के टोकरी में फेंक दिया गया और राना सनाउल्लाह जो उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले नहीं मानेंगे। भाई कैसे नहीं मानोगे? अगर माने नहीं जाए तो फायदा क्या है जुडिशरी का? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल मैच हो रहा हो और रेफरी ने एक पेनल्टी अवार्ड करी, क्या जो ऑपोजिट टीम है वो कह सकती है हम ये पेनल्टी नहीं मानेंगे? अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी की बात ना माने तो कैसे खेल कैसे चलेगा? यू हैव टू एक्सेप्ट सम न्यूट्रल बॉडी, उसके डिसीजन एक्सेप्ट करने हैं आपको। तो लिहाजा यहाँ आपके पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, अक्सर कोर्ट के फैसले कूड़े के टोकरी में फेंक दिए जाते हैं, या माफ करिए आप, ये अगर सही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाए ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपके यहाँ है कि आपके यहाँ सही चीफ जस्टिस नहीं है पाकिस्तान का। ये काजी फैज ईसा जो है, इन पे आर्टिकल मैंने लिखा है, गूगल में देख लीजिएगा। मैंने कहा कि न काजी है, न फैज है, न ईसा है। इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल वो फैसला दिया कि पीटीआई का पार्टी सिंबल उन्होंने छीन लिया ताकि चुनाव में नुकसान हो पीटीआई का। बिल्कुल बेमानी का फैसला था। और ये करते क्या है काजी फैज ईसा, ये पुराने केसेस सुनते हैं। पुराने केस मतलब जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 साल पहले फांसी हुई, अब ये इन्होंने अदालत करी कि ये फैसला सही था गलत था। अरे हु इज इंटरेस्टेड? 45 साल पहले मर गया आदमी, या वो क्या वो फैजाबाद धरना केस पुराना केस उसको सुन रहे हैं, या जनरल मुशर्रफ वो भी उनके भी मरे हुए अरसा हो गया। ये सब केसेस सुनने से फायदा क्या? जो ताजे केस हैं, जैसे 14,000 या 15,000 लोग गिरफ्तार हुए 9 मई के वाकये के बाद, उनकी बेल एप्लीकेशन है वो सुनी नहीं जाती हैं, और पुराने केस आप लेके बैठ गए हैं। यानी मुर्दों में ज्यादा आपको दिलचस्पी है, जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो सड़ रहे हैं जेल में। ये तो आपकी चीज है। होल ब्लेम आई पुट ऑन योर चीफ जस्टिस। ही इज गलत आदमी है, नॉट अ पर्सन डिजर्विंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दैट इज वेयर द होल फॉल्ट लाइज। अब अभी उन्होंने बना दी है, पहले 8 मेंबर बेंच बनी है, उसमें कुछ सुना है, कुछ ऑर्डर भी नहीं हुआ। अब कोई कहता है कि वो सब जजेस फुल बेंच बैठेगी, मगर क्या करेगी भाई? आर यू प्रिपेयर्ड टू से टू द एस्टेब्लिशमेंट कि अगर आप हमारे फैसले नहीं मानेंगे तो इंटरफेरेंस विद आवर वर्क नहीं बंद करेंगे, और ये सब हरकतें कि वीडियो कैमरा लगाना बेडरूम में, ये सब बंद नहीं करेंगे, हम सारी अदालतें बंद करने जा रहे हैं। अच्छा जस्टिस साहब मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी, मुझे ये बताइएगा, ये माइंडसेट हमें मोस्टली एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बांग्लादेश में इवन ये चीज़ें बहुत नज़र आती हैं कि जुडिशरी अंडर प्रेशर बहुत जो है वो फैसले देती है। आप चूंकि इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, काफ़ी अर्सा आपने इंडियन जुडिशरी को भी सर्व किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहेंगे कि एक तो जब जुडिशरी को प्रेशराइज किया जाता है उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या होता है? सेकेंडली क्यों ये जो एरिया जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें भारत शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, यहाँ पर हालात और वाक़यात को साइड पर रखकर किसी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए फैसले किए जाते हैं? इट ऑल डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज मेड अ जज। अगर वो सही आदमी है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे।
तो एस्टेब्लिशमेंट को भी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से इंटरफेरेंस विद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी करे। अब जैसे आपके यहाँ पेशावर के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, वो जरताज गुल के केस में उनको रिलीज किया। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। या शौकत अजीज सिद्दीकी थे जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे। तो उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जाके स्पीच दिया। वो कहा कि बहुत इंटरफेरेंस हो रहा हम लोग के इंडिपेंडेंस पे, और जिसकी वजह से उनको बहुत सफर भी करना पड़ा, मगर उनकी हिम्मत थी। तो ये डिपेंड करता है ऑन द जज। देखिए, मैंने एक वाकया लिखा है, वो गूगल में देख सकते हैं। ये 1490 की बात है, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। इन द ईयर 1490 AD काजी सुबा थे बंगाल के काजी सिराजुद्दीन। तो उनके सामने एक केस आया। वो केस ये था कि जो सुल्तान थे बंगाल के, शायद उनका नाम था गयासुद्दीन, तो गलती से वो जब आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक तीर लग गया एक बेवा के बेटे को, और वो बेटा घायल हो गया, जख्मी हो गया। तो वो बेवा आई काजी साहब के सामने कि साहब ऐसा ऐसा मेरे बेटे को घायल कर दिया गया। तो काजी पहले सोचने लगे कि अगर मैंने सुल्तान को तलब किया तो वो तो मेरी गर्दन काट देगा, और अगर फिर उनको मन में आया कि अगर मैं इंसाफ नहीं करता हूं तो जब मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा तो अल्लाह कहेंगे कि तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, अब तुम जाओ जहन्नुम। सो फियर ऑफ अल्लाह प्रिवेल्ड ओवर फियर ऑफ द सुल्तान, और उन्होंने सुल्तान को तलब किया। सुल्तान आए इनके सामने, काजी उठे नहीं अपनी सीट से, ही शोड नो साइन ऑफ रिस्पेक्ट, और कहा तुमने इस बेवा के बेटे को जख्मी कर दिया, अभी मुआवजा दो वरना तुमको सजा होगी। और वो तब वो सुल्तान साहब ने बेवा को मुआवजा दिया, बहुत मुआवजा दिया। तब काजी ने अपने कपड़ों के अंदर से एक कोड़ा निकाला और सुल्तान से कहा कि सुनिए, अगर आप ये मुआवजा नहीं देते इस बेवा को जिसके बच्चे को आपने जख्मी कर दिया, तो मैं इसी कोड़े से आपकी पीठ को पीट के नीला पीला कर देता। यानी हिम्मत थी उस काजी में, जबकि जानता था उसके पास न फौज है न तलवार है, जबकि सुल्तान के पास सब कुछ है, फिर भी उसने अपना फर्ज निभाया। तो हम लोग जज एक ओथ लेते हैं जब आप जज होते हैं। मैं 3 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा और सुप्रीम कोर्ट में जज रहा। हर बार मुझे ओथ लेना पड़ता था कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। आपके पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 8 to 28 है, 8 से लेकर 28 तक, जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मेंशन करता है। उसमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ये सब है। तो ये ओथ लेते हैं हम, सॉलम ओथ लेते हैं व्हेन वी एंटर ऑफिस। मगर आपके काजी फैज ईसा जैसे जजेस ओथ तो ले लिए, मगर ओथ को निभाते नहीं है, मानते नहीं है। और वो अब उनको क्या कोई रंजिश है इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान ने इनके खिलाफ वो इंस्टीट्यूट करवा दिया था प्रोसीडिंग्स बिफोर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, क्योंकि कुछ करप्शन चार्जेस इनकी वाइफ वगैरह के बारे में थे। तो शायद उस वजह से इनको कोई पर्सनल रंजिश है इमरान खान से। अब वो आप बायस्ड होके बैठ रहे हैं, बायस्ड अगेंस्ट इमरान खान एंड हिज पार्टी, तो कैसे आप इंसाफ करेंगे? अच्छा, चलें जैसे सब थोड़ा सा बात कर लें, भारत की जुडिशरी को भी थोड़ा सा डिस्कस करें। आप काफ़ी नाकद रहे हैं, ख़ास तौर पे बाबरी मस्जिद केस के हवाले से। आप समझते हैं कि इंडियन जुडिशरी में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो या तो बीजेपी इंस्पायर्ड हैं या बीजेपी के प्रेशर में इतने हैं, जो बीजेपी ने हिंदुत्व का इतना प्रचार कर दिया है और इस कदर डोमिनेट कर गए हैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज कि हर कोई भारत में उनसे खौफ खाता है।
और जुडिशरी भी अब उसके प्रेशर में आ गई। सही बात है। और मैंने एक आर्टिकल लिखा, आप गूगल में जाइएगा, टाइप करिए जस्टिस काजू द अयोध्या वर्डिक्ट, और मैंने लिखा बिल्कुल ही इट इज अ स्ट्रेंज वर्डिक्ट कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वाज अ क्राइम, मगर ये कह के वो जो जमीन थी, जो साइट थी उस मस्जिद की, वो दे दिया हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को। यानी जिसने जुर्म किया उसको अवार्ड दिया जा रहा है। बिल्कुल वो इट वाज मोस्ट इम्प्रॉपर जजमेंट एंड आई वुड से इट वाज अंडर प्रेशर। तो ये सही बात है। अच्छा जस्टिस साहब, ये बताइएगा, आप इमरान खान साहब को बड़ा एडमायर करते हैं, डू यू स्टिल थिंक कि अब चूंकि इंडिया में भी इलेक्शंस आने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी जो हालिया इंतखाबात थे, पब्लिक ने बढ़ चढ़ कर इमरान खान साहब की पार्टी को या इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट्स थे उनको सपोर्ट किया, भारत में आप समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते तो उनको भी इसी तरह की पॉपुलैरिटी मिलती? देखिए, ये दो चीजें आपने कह दी तो मैं दोनों को अलग अलग कहूंगा जी। पहले तो इमरान खान के बारे में, देखिए मेरा कोई राब्ता नहीं है इमरान खान से, कोई मेरा वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, न मेरी जात बिरादरी का है, मगर मैं उसको सपोर्ट करता आया हूँ। कई मैंने आर्टिकल लिखे क्योंकि मैं उसको बेसिकली ईमानदार आदमी समझता हूँ। जबकि ये पीडीएम वाले दे आर अ गैंग ऑफ डिकॉइट, भाई लूट लिया पाकिस्तान में इन्होंने। वो पेंटिकल पेपर में सारा हवाला आया है, कितने ये नवाज शरीफ साहब के कितने 4 लग्जूरियस फ्लैट्स हैं लंदन में, और ये मरियम शरीफ का नाम आया उसमें, और न जाने कितने कितने एसेट्स। इमरान खान के पास हार्डली ही गॉट एनी एसेट्स एक्सेप्ट एक मकान है बनीगाला में, और वो बैठा है पाकिस्तान में, भाग के जा नहीं रहा है, जैसे नवाज शरीफ तो चले गए भाग के। लेकिन जैसे सब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मकान नहीं है, महल है बनीगाला में। अरे भाई उसने कमाया था पैसा। हाँ हाँ, नहीं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज सामने रखें। देखिए मैं कह रहा हूँ कंपेयर करिए कि वो नवाज शरीफ साहब तो कितने एसेट्स हैं अब्रॉड, वो पैनामा पेपर्स में सब आया। क्या इमरान खान का नाम आया पैनामा पेपर्स में? नहीं, नाम तो डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब का भी नहीं था भाई। क्या चीज? नाम तो नवाज शरीफ साहब का भी नहीं था पैनामा पेपर्स में। अरे आपने पढ़ा नहीं है? पैनामा पेपर में वही है, और क्या नवाज शरीफ मरियम सबका है। नहीं, उनकी फैमिली का नाम जरूर था, नवाज शरीफ साहब का डायरेक्टली पैनामा पेपर्स में नाम नहीं था। फैमिली साहब आप की बात कर रहे हैं, फैमिली क्या, फैमिली के अलग से आप नहीं, मैं सिर्फ इतनी करेक्शन के लिए आपको बता रहा हूँ, उनकी फैमिली का के लोगों का नाम जरूर था, नवाज शरीफ साहब का अपना पर्सनल नाम उस पैनामा पेपर्स में नहीं था। फैमिली मतलब उनके बच्चों का नाम? हाँ जी, उनके बच्चों का नाम, बिल्कुल उनके बच्चों का नाम। तो बच्चों का नाम आया, इसके मतलब बाप की वजह से आया, वरना बेटे क्या थे, कौन से मल्टी बिलियनर थे? अरे भाई आप फिजूल की बात कर रहे हैं। ये दे आर ऑल गैंगस्टर। ये पीडीएम वालों ने लूट लिया पाकिस्तान को। इमरान खान ने भी कमाया पैसा, मगर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर था, वो क्रिकेट में बहुत पैसा मिलता है प्लेयर्स को। उसने वो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, बहुत उसने अच्छे काम किए। हाँ, उससे कुछ गलतियां भी हुई हैं, मैंने उनकी भी तनकीद की है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था उससे कुछ मिस्टेक्स हुई, आई क्रिटिसाइज हिम। जैसे उसने ड्यूबियस इलेक्टेबल्स को टिकट दे दिया पीटीआई का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और वो आतिफ मियां जो अहमदी थे उनको निकाल दिया पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से, क्योंकि वो अहमदी थे, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से मदद की। तो उसने भी कुछ गलत कॉम्प्रोमाइजेस किए, एंड आई क्रिटिसाइज हिम फॉर दैट। बट कंपेयर करिए विद पीडीएम वाले तो दे आर अ गैंग ऑफ डेकॉइट, भाई लूटर्स हैं। अच्छा जस्टिस साहब, ये बताइएगा, आप चूंकि नोएडा में हैं और अभी रिसेंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट भी हुई है, आप कैसे देख रहे हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस एक ऐसा शख्स जो पॉलिटिकली काफ़ी
चार्ज्ड है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है। पहले पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, फिर पहले दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई, फिर पंजाब में भी साथ गवर्नमेंट बना ली, अब दीगर जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, वहां का वो रुख कर रहे हैं। तो बिफोर इलेक्शंस अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ जी। आई एम अगेंस्ट बीजेपी बिकॉज इट इज अ कम्युनल पार्टी, इट इज अ एंटी मुस्लिम पार्टी विच आई। के बाद मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब जो थे, ये जो पावर में आए थे शायद 2015 में ऑन द मूवमेंट ऑफ अन्ना, मैन कॉल्ड अन्ना हजारे अगेंस्ट पब्लिक लाइफ, बड़ा मूवमेंट चला था इंडिया में। तो वो करप्शन के अगेंस्ट उसी स्लोगन पे ये पावर में आए, चीफ मिनिस्टर हो गए ऑन द स्लोगन ऑफ ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। और लोगों ने वोट दिया कि भाई पीपल इन इंडिया वर फेड अप ऑफ करप्शन, देयर इज मैसिव करप्शन इन इंडिया एंड दे थॉट यहाँ एक पार्टी आई है जो अब बेईमानी को हटा देगी हमारी पब्लिक लाइफ से और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स होगी। मगर हुआ क्या, देखिए, ये अरविंद केजरीवाल साहब ने रियलाइज किया कि कहना तो बहुत आसान है कि करप्शन न हो, मगर हकीकत ये है कि पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। ये जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना है तो उसमें बहुत पैसा लगता है, लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, कई चीजों में खर्चे होते हैं। फिर एक एक चुनाव जो होता है इंडिया में, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें कहते हैं एक एक कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। ये सब पैसा कहाँ से आएगा? ये आएगा फ्रॉम बिग बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन पैसा देंगे जबकि उनको कोई क्विड प्रो को मिले, कोई वापस में फेवर मिले। ऐसा कोई वो वहां पे चैरिटी तो बांट नहीं रहे हैं। तो वो दैट मीन्स कि करप्शन के बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती इंडिया। हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में करप्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड मनी कैन कम ओनली बाय करप्शन, by giving illicit favors to businessmen। तो लिहाजा ये अरविंद केजरीवाल साहब आए तो थे ईमानदारी के नारे पे, और वो बहुत वोट मिले बिकॉज इट वाज अ वेरी पॉपुलर नारा। मगर उन्होंने रियलाइज किया ये कहना तो एक चीज है, मगर आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है यू हैव टू बिकम करप्ट एंड स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय रॉन्ग मीन्स। और उनके रेजिम में स्कैम आफ्टर स्कैम हुए एवर सिंस ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। और लेटेस्ट ये लिकर स्कैम है जिसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, आखिर में मेरे पास अब जिस सब टाइम थोड़ा कम है, भारत में अब इलेक्शन से थोड़ा पहले जो एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप लॉ पास हुआ है, आप किस तरह देख रहे हैं कि जस्ट बिफोर इलेक्शंस स्पेसिफिकली मुसलमान बीजेपी की हुकूमत के निशाने पर है? I am against this law because it is against Muslims। क्योंकि ये लॉ कहता है कि और लोग हिंदू और सिख क्रिश्चियंस आ जाए अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनको हम दे देंगे सिटीजनशिप, बट नॉट टू मुस्लिम। कई भाई मुस्लिम्स हैं जो दे में बी परसिक्यूटेड इन, तो वो अगर बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन आ जाए इंडिया में तो उनको भी सिटीजनशिप, व्हाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन? तो आई एम अगेंस्ट दिस। बट ये है कि एज आई सेड कि मोस्ट इंडियंस आर हिंदूज, तो वो ज्यादातर अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं हकीकत है इंडिया में, रियलिटी में बता रहा हूँ कि मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर कम्युनल इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा हूँ सब है, बट वास्ट मेजोरिटी। तो लिहाजा वो मेजोरिटी को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मुस्लिम्स को मत आने दो इंडिया में, इवन दोज हु आर परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इट इज अ पॉपुलर मूव, मोस्ट हिंदूज विल सपोर्ट इट। अच्छा, आखिर में एक और पॉइंट जस्टिस साहब, अभी द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो दीगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर लोगों के कत्ल करवा रही है। 2019 से लेकर अब तक इवन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रॉ तकरीबन 20 के करीब लोगों का कत्ल करवा चुकी है। तो ये जो बीजेपी
की सुपरविजन के अंदर, मोदी की सुपरविजन में रॉ जिस तरीके से खत्ते के अमन को खराब कर रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? इंडियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड दिस, ये तो रिपोर्ट है, अब मुझे नहीं मालूम कहां तक सच है गलत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डिनाइज इट कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। तो इस पे अब आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट बिकॉज आई डोंट नो द ट्रू फैक्ट्स। चल, थैंक यू वेरी मच। जैसे सब आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे कार्जू हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।